नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप जी के गुरुजी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल मतलब बीएससी की सभी क्लासेस फ्री करवा रहे थे। तो दोस्तों हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप केमिस्ट्री की पहली क्लास देख लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप वो क्लास नहीं देखेंगे तो आज क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है। तो आप पहले पहली क्लास देखें फिर ये क्लास देखें। तो दोस्तों हमने पहली क्लास में आयनिक ठोस की परिभाषा, उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म, सामान्य संख्या, त्रिज्यानुपात प्रभाव, चतुष्फलकीय संरचना, वेस्टफली संरचना में त्रिज्यानुपात की गणना कर ली थी। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है चालक ऊर्जा। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है और दोस्तों हर साल आपको इसमें से एक सवाल देखने को मिलेगा। चालक ऊर्जा में हम दो अलग अलग समीकरण पढ़ेंगे। उन दो समीकरणों में से एक समीकरण आपको एग्जाम में 100% मिलेगी। उस एक समीकरण का नाम हम इस वीडियो में बताएंगे, कौन समीकरण आपको एग्जाम में मिलेगी। तो दोस्तों चालक ऊर्जा की पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों चालक ऊर्जा क्या होती है कि गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण से उत्सर्जित ऊष्मा चालक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि दोस्तों कोई दो अभिकारक हैं ए और बी, ये दोस्तों आपस में मिलकर कोई उत्पाद ए बी बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये उत्पाद ए बी बनाने में जो एनर्जी मुक्त होगी वही चालक ऊर्जा कहलाएगी। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में यही लिखी हुई है। इसका दूसरी परिभाषा है कि एक मोल आयनिक ठोस को उसके संगत गैसीय आयन व ऋणायन में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि दोस्तों कोई उत्पाद है ए बी, इसको हमें दो अभिकारक ए और बी में तोड़ना है। तो दोस्तों इस उत्पाद को अलग अलग अभिकारक में तोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वही हमारी चालक ऊर्जा होगी। इसकी दो परिभाषा हमने देख ली, आपको एक परिभाषा याद रखनी है। तो इसके अब समीकरण से समझते हैं इसको कि कोई ए अभिकारक है जो बी अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके ए बी प्रोडक्ट बना रहा है और साथ में इसकी चालक ऊर्जा मुक्त हो रही है। या फिर कोई अभी उत्पाद है जो चालक ऊर्जा ग्रहण करके दो अलग अलग अभिकारक में टूट रहा है। ओके दोस्तों, अब इस चालक ऊर्जा का हम निर्धारण पढ़ेंगे कि किस प्रकार चालक ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों चालक ऊर्जा का निर्धारण दो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो दोस्त इसका प्रायोगिक निर्धारण होगा और इसका थ्योरेटिकल निर्धारण होगा। प्रायोगिक निर्धारण में हम पढ़ेंगे बॉर्न हैबर साइकिल और थ्योरेटिकल निर्धारण में हम इसका पढ़ेंगे बॉर्न लिंडे समीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर बॉर्न हैबर चक्कर ये इम्पोर्टेंट है। मैं दोस्तों गारंटी देता हूँ आपको इस आने वाले एग्ज़ाम में ये सवाल आपको 101% छपा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आप बॉर्न हैबर साइकिल को अच्छी तरह समझ लेना। आपको या तो इसकी थ्योरी लिखवाएगा या फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देगा, दो में से आपको एक सवाल मिलेगा और मैं आपको वो सवाल गलत 1% नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों इसको समझते हैं अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है बॉर्न हैबर साइकिल। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, दावा देखना। तो दोस्तों बॉर्न हैबर चक्कर की सहायता से चालक ऊर्जा का प्रायोगिक निर्धारण किया जाता है। ओके दोस्तों, ये ऊष्मा चक्रीय प्रक्रम बोले तो थर्मोसाइक्लिक प्रोसेस होता है जो कि हेंस नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हेंस नियम वर्ड आया है, तो इस हेंस नियम क्या होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों हेंस नियम के अकॉर्डिंग कोई रासायनिक प्रक्रम दो या दो से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु सभी विधियों का पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन समान होता है। यानी कि कोई भी अपना रासायनिक परिक्रम है वो दो अलग अलग मेथड से पूरा हो जाएगा, लेकिन उन दोनों अलग अलग मेथड में जो ऊर्जा काम आएगी वो दोनों में बराबर ही होगी। जिस प्रकार ये आपका कोई दोस्त है ए और ये दूसरा दोस्त है बी, इनको दोस्तों एक स्थान पर पूछना है। ये कोई स्थान है ओ स्थान, दोनों की दूरी है 5 किलोमीटर इस ए ओ स्थान से। तो दोस्तों इस ए को यहाँ पर पूछने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी को यहाँ पूछने में लगेगा, और जितनी एनर्जी इस ए को यहाँ पूछने में लगेगी उतनी ही एनर्जी बी को यहाँ पर पूछने में लगेगी। दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग दोस्त हैं, अलग अलग इनकी मेथड है, यानी कि एक इस रास्ते से जा रहा है एक इस रास्ते से जा रहा है, लेकिन दोस्तों इनने जो एनर्जी खर्च करेंगे वहाँ पर जाने में
वो बराबर रहेगी। यही अपना हेंस नियम है कि कोई भी प्रक्रम दो अलग अलग विधियों द्वारा हो सकता है, लेकिन दोनों में ऊर्जा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो समान ही होगा। अब इस बॉर्न हाइबर साइकिल का एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल हम इसका NaCl लेते हैं। तो NaCl के लिए बॉर्न हाइबर साइकिल हमने हेडिंग डाल दी है। तो दोस्तों NaCl किस प्रकार बनता है, आपने 10वीं क्लास से पढ़ा होगा कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर NaCl बनाते हैं। ओके दोस्तों, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने Na यानी सोडियम और Cl2 यानी कि क्लोरीन ले लिया है। ये दोनों मिलकर NaCl बना रहे हैं, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये NaCl बनाने में जो साथ में एक एनर्जी मुक्त कर रहे हैं, इस एनर्जी को हमने डेल HF या Q से लिखा है। इसका नाम होता है संवहन ऊर्जा या फिर निर्माण की ऊर्जा, यानी कि NaCl की निर्माण में जो ऊर्जा लग रही है वही ऊर्जा यहाँ पर डेल HF या Q है। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों ये डेल HF या Q का मान न्यूमेरिकल में नेगेटिव है तो आप समझ लेना कि ऊर्जा मुक्त हो रही है। यदि क्वेश्चन में इसका मान पॉजिटिव दे रखा है तो आप समझ लेना कि ऊर्जा अवशोषित हो रही है। ओके दोस्तों, अब इस बॉर्न हाइबर चक्कर का ऑपरेशन करते हैं पूरा किस प्रकार कि Na प्लस Cl2 मिलकर NaCl बना रहे हैं। तो हमने दोस्तों हेंस नियम में पढ़ा था कि कोई प्रक्रम दो अलग विधियों द्वारा हो सकता है, लेकिन उसका एंथैल्पी परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन समान होगा। तो हम यहाँ पर NaCl को दो अलग अलग विधियों द्वारा प्राप्त करेंगे, लेकिन उन विधियों की ऊर्जा हम सेम रखेंगे। तो हमारे पास एक विधि हमें जो आती है कि Na और Cl2 आपस में मिलकर NaCl बना रहे हैं और इसकी जो ऊर्जा मुक्त हो रही है संवहन ऊर्जा या निर्माण की ऊर्जा। ओके दोस्तों, इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि Na और Cl2 आपस में मिलकर जब NaCl बनाते हैं तो -110.7 किलो मोल एनर्जी यहाँ पर लगती है डायरेक्ट NaCl बनने के लिए। तो दोस्तों जितनी एनर्जी यहाँ पर डायरेक्ट NaCl बनने के लिए लग रही है उतनी एनर्जी इसके दूसरे मेथड में लगेगी। हमको यही सिद्ध करना है। तो दोस्तों ये आपको ये -110.7 ये आपको याद रखना होगा, ये तो आपको रटना ही होगा। ओके दोस्तों, अब इसका NaCl बनने का दूसरा मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर Na सॉलिड यानी कि सोडियम सॉलिड अवस्था में, इसको हम सबसे पहले सोडियम गैसीय अवस्था में चेंज करेंगे। तो दोस्तों किसी भी ठोस को गैस में चेंज करने के लिए हम एक प्रक्रम देखते हैं, उसका नाम है ऊर्ध्वपातन। यानी कि दोस्तों आपने कपूर देखा है, कपूर को जब हम आग लगाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, तो वो प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सोडियम जो सॉलिड था वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान लेंगे, जिसको हम S दर्शाएंगे। उसका मान +118.8 होगा। आपको दोस्तों इस एनर्जी का नाम भी याद रखना पड़ेगा, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, और इसकी वैल्यू जो 108 आ रही है ये भी आपको याद रखनी होगी आगे न्यूमेरिकल में समीकरण याद रखने के लिए। तो दोस्तों अब हमने Na सॉलिड से हमने Na गैस प्राप्त कर लिया है। अब इस सोडियम गैसीय को हम सोडियम आयन में चेंज करेंगे। तो इस सोडियम को सोडियम आयन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आयनन विभव का एनर्जी का यूज करेंगे, जिसका मान होता है +493.7। ये मान भी आपको याद रखना पड़ेगा और इस एनर्जी का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सोडियम ठोस से हमने सोडियम आयन प्राप्त कर लिया है। ओके दोस्तों, अब इसी प्रकार हम क्लोरीन का भी करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन Cl2 है जो गैसीय अवस्था में है। इस क्लोरीन को पहले हम 2 क्लोरीन के अणु बनाएंगे। तो इस क्लोरीन से 2 क्लोरीन के अणु बनाने के लिए जो ऊर्जा कम लगती है उसका नाम है वियोजन ऊर्जा। ओके दोस्तों, वियोजन ऊर्जा को हम D/2 से दर्शाएंगे और इसका मान होता है +241.8। ओके दोस्तों, अब हमारे पास Cl प्राप्त हो चुका है, 2 अणु Cl के प्राप्त हो गए। अब इस Cl को हम फिर से क्लोरीन आयन में चेंज करेंगे। जिस प्रकार सोडियम को सोडियम आयन में चेंज किया था उसी प्रकार यहाँ पर Cl को हम Cl आयन में चेंज करेंगे। इस क्लोरीन को क्लोरीन आयन में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता, बोले तो Ea, जिसका मान ये रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सोडियम से सोडियम आयन और क्लोरीन से क्लोरीन आयन प्राप्त कर लिया है। यहाँ दोस्तों हम NaCl बनाने की दूसरा मेथड देख रहे हैं। ओके दोस्तों, अब हम दोस्तों जो हमारे पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन प्राप्त हुआ है
इन दोनों की अभिक्रिया कराकर हम डायरेक्ट NaCl प्राप्त कर लेंगे। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से डायरेक्ट NaCl बनने के लिए हमारे पास जो एनर्जी यूज में आएगी उसको हम बोलेंगे लैटिक एनर्जी, या बोले तो जालक ऊर्जा। और दोस्तों इस जालक ऊर्जा का मान आपको देखने को मिलेगा -794.9 किलो जूल मोल इनवर्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमने NaCl बनाने के लिए दो मेथड देख लिए, एक तो डायरेक्ट ये मेथड है और एक यहाँ पर दूसरा मेथड है जिसमें हम पहले सोडियम को सोडियम आयन और क्लोरीन को क्लोरीन आयन में चेंज करेंगे, जिसमें हमने 4 अलग अलग एनर्जी पढ़ी है, जिसमें एक तो है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन विभव, वियोजन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, और एक है जालक ऊर्जा जिसको हम U से दर्शाएंगे। अब इनका दोस्तों एक समीकरण प्राप्त करते हैं हम, तो समीकरण कैसे होगा वो देखो। तो दोस्तों यहाँ बॉर्न हाइबर समीकरण की एक समीकरण दी हुई है जिसको हम कहेंगे Q बराबर में S प्लस IP प्लस D/2 प्लस EA प्लस U। दोस्तों यहाँ पर Q है संवहन ऊर्जा या फिर निर्माण की ऊर्जा, S है दोस्तों यहाँ पर ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जहाँ पर हमने दोस्तों सोडियम ठोस को सोडियम गैस में चेंज किया था तो एनर्जी काम आई थी, उसको हम संवहन ऊर्जा या S लिखे थे। दूसरी यहाँ पर IP यानी कि आयनन विभव, इसमें दोस्तों सोडियम जो गैस में था उसको हमने सोडियम आयन में चेंज किया था, जो एनर्जी काम आई थी उसको हमने IP लिखा था। दूसरी हमने यहाँ पर D/2 दोस्तों यहाँ पर Cl2 को हमने 2Cl में चेंज किया था, वहाँ पर जो एनर्जी काम आई थी उसको हमने D/2 से लिखा था। अगली यहाँ पर EA बोल रहे इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोस्तों हमने जब 2Cl को हमने क्लोरीन आयन में चेंज किया था तो वहाँ पर जो एनर्जी काम आई थी उसको हमने ये लिखा था। और यहाँ पर नेक्स्ट है U का मान जालक ऊर्जा होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से इस समीकरण को देखते हैं कि Q इज इक्वल S प्लस IP प्लस D/2 प्लस EA प्लस U। दोस्तों ये समीकरण आपको याद करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, इसकी न कोई ट्रिक है, ना कोई रामबाण है, ना कोई इसकी दवाई है, ये समीकरण तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आप इस समीकरण को लिख ले अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से याद करें। तो दोस्तों अब इस समीकरण से हम एक न्यूमेरिकल या फिर हमने जो NaCl बनाए थे अलग अलग मेथड से, जो हमने एक तो हमें पता था कि डायरेक्ट Na और Cl को मिलाने से जो NaCl प्राप्त हुआ था उसमें -110.9 किलो जूल एनर्जी लगी थी। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कि हम पहले सोडियम को सोडियम आयन में चेंज करेंगे, फिर क्लोरीन क्लोरीन आयन में चेंज करेंगे, फिर हम NaCl बनाएंगे। उसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी दोस्तों ये लगेगी कि हमने NaCl पढ़ रखा है, तो ये एनर्जी कैसे लगेगी वो हम एनर्जी ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम उस जो समीकरण पढ़ी थी हमने, उस समीकरण में हम वो मान रखेंगे। अब हमें दोस्तों ये क्यों यानी निर्माण की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। और दोस्तों यहाँ पर यह है S की वैल्यू हमने जो अभी NaCl का जो पोस्टमार्टम करके आए उसमें S की वैल्यू 108.8 थी। ओके दोस्तों, यह 493.7 ये है IP की वैल्यू, वो अब मैंने उस एक NaCl की टेबल में देखा था। ये है अपनी है D/2 की वैल्यू, ये भी हमने वहाँ पर देखा था। ये है अपनी EA यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और ये है अपनी है जालक ऊर्जा बोले तो U। ओके दोस्तों, इन सभी ऊर्जाओं का मान यहाँ पर रख देंगे, फिर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम ये मान रख दिया, इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसके कैलकुलेशन करने से हमारे पास Q का मान -110.9 किलो जूल मोल इनवर्स आएगा। और दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि NaCl बनने के लिए जो एनर्जी लगती है वो -410.9 लगती है। लेकिन दोस्तों ये एनर्जी हमने बताई कि Na और Cl दोनों को डायरेक्ट मिलाने से बनती है, और हमने यहाँ पर दूसरा मेथड था उसकी भी एनर्जी -410.9 किलो जूल मोल इनवर्स आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हेंस का नियम सिद्ध हो रहा है कि NaCl दो अलग अलग प्रक्रम से मिल रहा है, लेकिन दोनों प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन समान ही आ रहा है। तो हेंस का नियम यहाँ पर 100% वर्क कर रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिख भी रखा है कि ठोस Na व गैसीय Cl द्वारा सीधे NaCl के निर्माण में 410.9 kg मोल ऊष्मा निकल रही है। इस कारण 1 मोल NaCl आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में दोनों विधियों का पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होगा। दोस्तों यहाँ पर जो नेगेटिव आ रहा है ये नेगेटिव दर्शा रहा है कि ऊष्मा निकल रही है। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बॉर्न हाइबर चक्र के अनुप्रयोग। आपको दोस्तों एग्ज़ाम में पूछने की संभावना इसी क्वेश्चन की है। अब दोस्तों आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि बॉर्न हाइबर चक्र के अनुप्रयोग लिखिए, नहीं,
वो आपको न्यूमेरिकल देगा और उस न्यूमेरिकल इस अनुप्रयोग से सॉल्व होंगे। वो कैसे सॉल्व होंगे वो हम देखते हैं कि पहला इसका अनुप्रयोग है जालक ऊर्जा का निर्धारण। तो दोस्तों अभी हमने जो U पढ़ा था उसका निर्धारण करना है इस बोर्न-हाइमर चक्कर से। तो दोस्तों बोर्न-हाइमर चक्कर से हम जालक ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। हम पहली लाइन ये लिख देंगे। ओके दोस्तों, अब किस प्रकार इसका निर्धारण करेंगे वो हम एक क्वेश्चन समझेंगे जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि जो हम पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं कि 1 मोल NaCl की जालक ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए और दिया है क्या क्या दिया मिलेगा आपको क्वेश्चन में। जब Na सॉलिड Na गैस में चेंज होगा तो डेल एस का मान 108.4 होगा। बोले तो एस का मान दे रखा है यहाँ पर, एस का मान बोले तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान। फिर नेक्स्ट दिया रखा है कि Na गैस जब चेंज होगी Na आयन में तो उसका मान है प्लस 494.4। ये मान है अपना IP का। IP बोले तो आयनन विभव का मान दे रखा है। नेक्स्ट इस मान देखते हैं कि जब Cl2 2Cl में चेंज होगा तो उसका मान दे रखा है 241.8। ये मान है D/2 का मान। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास जब Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन आयन में चेंज होगा तो उसका मान हमारे पास है माइनस नेगेटिव मान है -348.6। ये मान है ये बोले तो इलेक्ट्रॉन बंधु का था। नेक्स्ट मान दिया रखा है कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में मिलकर NaCl बनाएंगे तो जो ऊर्जा काम में आएगी वो ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। कौन सी ऊर्जा? जालक ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जो एक मेथड था डायरेक्ट NaCl प्राप्त करने का, उसमें क्यों या डेल एच का मान बोले तो संवहन ऊर्जा का मान -410.9 है। तो दोस्तों हम इस जालक ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे इस बोर्न-हाइमर चक्कर के फॉर्मूले से। तो दोस्तों अभी हमने फॉर्मूला याद किया था कि Q इज इक्वल एस प्लस IP प्लस D/2 प्लस EA प्लस U। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास Q का मान भी दे रखा है क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन में आपको ये मान दिए मिलेंगे। हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Q का मान आपको क्वेश्चन में मिलेगा, S का मान दिया हुआ है, IP का मान दिया हुआ है, D/2 का मान दे रखा है, EA का मान दे रखा है और यहाँ पर U का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों हम इन सभी का मान रख लेंगे और U का मान हम नहीं रखेंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास U का मान आ जाएगा -786। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम किसी का मान ज्ञात कर सकेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या पता इसका मान नहीं दे और इन सभी का मान देकर आपको इसका मान पूछ ले, या फिर इस एस का मान नहीं दे बाकी का मान देकर आपको एस का मान पूछ ले, तो हम यहाँ पर पक्षांतरण करते रहेंगे और मान ज्ञात करते रहेंगे। यहाँ पर आपको क्या पता है, यहाँ पर EA का मान पूछ ले या फिर IP का मान पूछ सकता है, D/2 का मान पूछ सकता है। एक मान गायब करके आपको मान पूछेगा और बाकी मान आपको दिए मिलेंगे। तो हमने पहला इसका अनुप्रयोग था जालक ऊर्जा का निर्धारण, वो हमने पढ़ लिया है। अब इसका दूसरा अनुप्रयोग है इलेक्ट्रॉन बंधुता, बोले तो EA। ये बोले तो जब हमने 2 क्लोरीन के अणु को क्लोरीन आयन में चेंज किया था, जो एनर्जी यूज ली थी उसका हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलता है। तो उस एनर्जी का हम यहाँ पर निर्धारण करेंगे। तो दोस्तों बोर्न-हाइमर चक्कर की सहायता से पदार्थ की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान का निर्धारण किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है हम इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो दोस्तों निम्न आंकड़ों की सहायता से आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पूछ रहा है और आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि S का मान 25.9 है, IP का मान 118.4 है, D/2 का मान 25.5 है, U का मान -165.4 है, Q का मान -68.8 है और यहाँ पर EA का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों हम वही बोर्न-हाइमर चक्कर वाला सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर EA का मान पूछ रहा है तो ये बाकी मान रख देंगे और बाकी पक्षांतरण करके हम EA का मान याद कर लेंगे। तो हमारे पास EA का मान आता है -73.2। ओके दोस्तों, कैलकुलेशन नॉर्मल है जो आप आराम से कर लेंगे। ये दोस्तों हमारे पास बोर्न-हाइमर चक्कर के अनुप्रयोग हो गए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा बोर्न-लिंडे समीकरण। हमने जालक ऊर्जा के निर्धारण के 2 मेथड बताए थे, एक तो बोर्न-हाइमर चक्कर, दूसरा है बोर्न-लिंडे समीकरण। अब हम इसका दूसरा मेथड बोर्न-लिंडे समीकरण देखेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस समीकरण की सहायता से जालक ऊर्जा का सैद्धांतिक मान ज्ञात किया जाता है। बोर्न-हाइमर चक्कर से प्रायोगिक मान और बोर्न-लिंडे समीकरण से सैद्धांतिक मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों इसकी कोई बड़ी व्याख्या नहीं है, इसकी बस डायरेक्ट सूत्र दे रखा है कि जालक ऊर्जा U इज इक्वल -Na Z प्लस Z नेगेटिव E स्क्वायर A
अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1 - 1 अपॉन n। ये सूत्र भी आपको डायरेक्ट याद रखना ही होगा, क्योंकि दोस्तों इस सूत्र से भी आपके काफ़ी न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। एक तो बोर्न हैबर चक्र का सूत्र याद रखना पड़ेगा और एक बोर्न लैंडे समीकरण का सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों -na का नाम आया, तो इस -na यहाँ पर है अवोगाद्रो संख्या। माइनस तो दोस्तों ये बता रहे कि ऊर्जा मुक्त हो रही है, और na यहाँ पर है अवोगाद्रो संख्या। z प्लस है धनायन पर आवेश, z नेगेटिव है ऋणायन पर आवेश, e है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एप्सिलॉन नॉट है विलायक का परावैद्युत स्थिरांक, r है अंतर्नाभिक की दूरी, a है मेडुलिंग स्थिरांक, n है बॉर्न एक्सपोनेंट। ओके दोस्तों, इन सभी के मान आपको न्यूमेरिकल में दिए मिलेंगे, और एक का मान नहीं मिलेगा, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। एक का मान किसका नहीं मिलेगा, वो चालक ऊर्जा का मान नहीं मिलेगा, बाकी मान मिलेंगे, आपको ज्ञात कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। हमने चालक ऊर्जा की परिभाषा पढ़ ली है, चालक ऊर्जा का ज्ञात करने का दोनों समीकरण पढ़ लिए। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। वो कारक हमारे बोर्न लिंडे समीकरण पढ़ी थी, उसी पर डिपेंड करेंगे। अगर आपको वो समीकरण याद है तो आप प्रभावित करने वाले कारक भी लिख देंगे। तो दोस्तों समीकरण हमने पढ़ी थी, उस समीकरण का जो हम चीरा फारा करते हैं तो उसमें हमें सिद्ध होता है कि चालक ऊर्जा बराबर समानुपाती है धनायन पर आवेश के, चालक ऊर्जा समानुपाती है ऋणायन के आवेश पे, चालक ऊर्जा समानुपाती है ए के, चालक ऊर्जा समानुपाती है एन बोले तो बोर्न एक्सपोनेंट, चालक ऊर्जा समानुपाती है 1/r, r बोले तो अंतर्नाभिक ये दूरी। ओके दोस्तों, अब हम एक एक पॉइंट डालते रहेंगे और अपना लिखते रहेंगे। पहला यहाँ पर आया है आयनिक आवेश। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि चालक ऊर्जा आयनिक आवेश के समानुपाती होती है, चाहे वो धनायन का आवेश या फिर ऋणायन का आवेश हो। दूसरा पॉइंट है अंतर्नाभिक की दूरी या आयनिक त्रिज्या। तो दोस्तों चालक ऊर्जा अंतर्नाभिक की दूरी या फिर आयनिक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है मेडुलिंग स्थिरांक या बोलते ए। तो दोस्तों चालक ऊर्जा मेडुलिंग स्थिरांक ए के समानुपाती होती है। जैसे जैसे ए का मान बढ़ेगा उसी प्रकार चालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बोर्न एक्सपोनेंट या बोल तो एन। तो दोस्तों चालक ऊर्जा बोर्न एक्सपोनेंट के समानुपाती होती है। जैसे जैसे अपनी चालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बोर्न एक्सपोनेंट एन का मान भी बढ़ता रहेगा। ओके दोस्तों आज तक इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको चालक ऊर्जा की पूरी जो दोनों समीकरण थे उसके प्रभावित करने का कार्य और उसकी परिभाषा थी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी कॉन्सेप्ट में समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, जिससे हम उसको फिर से समझा देंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, राम राम।